चार्ल्स शुभराज। ये एक ऐसा नाम है जिसकी कहानी किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। आज हम इसी शख्स की कहानी की परतें खोलेंगे, एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसने दशकों तक दुनिया भर की पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाया। फिल्म डॉन का ये डायलॉग तो सबने सुना ही होगा। ये डायलॉग एक असली अपराधी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक ऐसा इंसान जो जब जेल से बाहर होता तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देती, और जब सलाखों के पीछे होता तो पूरा का पूरा जेल सिस्टम उसके इशारों पर चलता था। तो मिलिए चार्ल्स शुभराज से, आधा वियतनामी आधा भारतीय, पर काम से पूरा धोखेबाज। उसने पूरे एशिया में 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, और उसकी चालाकी इतनी जबरदस्त थी कि उसे द सरपेंट और बिकिनी किलर जैसे नाम मिले। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसके अतीत में चलते हैं और देखते हैं कि इस शैतान के बनने की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। देखिए, किसी भी अपराधी को समझने के लिए उसके बचपन में झांकना बहुत जरूरी होता है, और शोभराज के मामले में तो उसकी आपराधिक सोच की जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। शोभराज का जन्म हुआ था साइगॉन में। उसके भारतीय पिता ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया। फिर उसकी मां ने एक फ्रांसीसी आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली और वो फ्रांस चले गए। लेकिन वहां भी उसे कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। वो हमेशा एक बाहरी, एक आउटसाइडर जैसा महसूस करता रहा, और इसी एहसास ने उसके अंदर एक ऐसी नाराजगी पैदा की जिसने बाद में उसके हर जुर्म को हवा दी। बहुत कम उम्र में ही उसने चोरियां और धोखाधड़ी शुरू कर दी थी। जेल गया, लेकिन जेल उसके लिए सजा की जगह नहीं बल्कि एक तरह से एक यूनिवर्सिटी बन गई, जहां उसने लोगों को बहलाने, फुसलाने और धोखा देने की कला सीखी। वो एक छोटे मोटे चोर से एक शातिर इंटरनेशनल अपराधी बन गया, जो पहले लोगों का भरोसा जीतता और फिर उन्हें लूट लेता था। तो अब बात करते हैं 1970 की दशक की। ये वो दौर था जब शुभराज का नाम दुनिया भर में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। उसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा साधा पर उतना ही खतरनाक था। वो उस हिप्पी ट्रेल पर यात्रा कर रहे नौजवान टूरिस्ट्स को अपना निशाना बनाता। पहले उनसे दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता, और फिर उन्हें नशा देकर उनका सब कुछ लूट लेता, और अक्सर उनकी जान भी ले लेता था। साल 1975, जगह थी थाईलैंड। यहाँ हुई हत्याओं की एक सीरीज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक कई औरतों की लाशें मिली जिन्हें एक ही तरीके से मारा गया था, और उनके शरीर पर सिर्फ बिकिनी थी। मीडिया ने इन हत्याओं के पीछे जो भी था उसे नाम दिया द बिकिनी किलर। और वफादारी, ये शब्द तो शोभराज की डिक्शनरी में था ही नहीं। यहाँ तक कि जब उसका सबसे भरोसेमंद साथी अजय चौधरी उसके लिए एक बोझ जैसा बन गया, तो शोभराज ने उसे भी बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। उसके लिए रिश्ते और दोस्ती का मतलब सिर्फ अपना फायदा था। अब 1976 में जब वो भारत में पकड़ा गया तो सबको लगा कि चलो अब ये कहानी खत्म हुई। लेकिन नहीं, यहाँ से तो उसकी कहानी और भी ज्यादा अजीब हो गई। जरा सोचिए, भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल को शोभराज ने अपना महल बना लिया था। जेल के गार्ड उसे चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे, और उसने पैसों और अपनी चालाकी के दम पर पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। टीवी, लाइब्रेरी, सेवा के लिए दूसरे कैदी, सब कुछ था उसके पास। उसकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तिहाड़ जेल में बैठे बैठे उसने अपनी जिंदगी पर एक हॉलीवुड फिल्म बनाने के लिए $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन शोभराज का सबसे बड़ा, सबसे शातिर दांव अभी बाकी था। एक ऐसा दांव जो उसकी शैतानी बुद्धि का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, शोभराज ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे थाईलैंड भेजा गया तो मौत पक्की है। थाईलैंड की सरकार उसे वापस लेने के लिए भारत पर लगातार दबाव बना रही थी। उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो उसने एक बहुत ही शानदार प्लान बनाया। उसने अपने जन्मदिन का बहाना करके जेल के गार्ड्स और कैदियों के लिए एक पार्टी रखी, और फिर मिठाइयों और फलों में नशीली दवा मिला दी। कुछ ही देर में दर्जनों गार्ड और कैदी गहरी नींद में थे। शोभराज ने बड़े आराम से चाबियां उठाईं, अपनी एक तस्वीर खिंचवाई और तिहाड़ जेल के मेन गेट से ऐसे बाहर चला गया जैसे सुबह की सैर पर निकला हो। ये भारतीय जेल के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूकों में से एक मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर वो इतनी आसानी से भाग गया तो फिर कुछ हफ्तों बाद गोवा में खुलेआम घूमते हुए इतनी आसानी से पकड़ा क्यों गया? क्या ये कोई गलती थी? नहीं, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था।
जेल से भागने के लिए उसे भारत में एक नई सजा मिली, जिससे उसकी जेल की सजा और बढ़ गई। वो 1997 तक भारत की जेल में रहा और इस बीच थाईलैंड में उसके खिलाफ हत्या के मुकदमे चलाने की जो 20 साल की समय सीमा थी, वो खत्म हो गई। मतलब उसने मौत की सजा से बचने के लिए खुद को दोबारा गिरफ्तार करवाया था। 1997 में भारतीय जेल से रिहाई के बाद शोभराज की कहानी में एक नया मोड़ आता है। थाईलैंड के कानून से तो वो बच निकला था, इसलिए उसे फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया और वहां उसने अपनी बदनामी को खूब बेचा। वो इंटरव्यूज के लिए पैसे लेता, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता और एक सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जीता रहा। लेकिन शायद जुर्म उसकी आदत में था। 2003 में उसने एक बहुत बड़ी गलती की और नेपाल चला गया, उन गिनी चुनी जगहों में से एक जहां उसके खिलाफ अभी भी वारंट था। बस उसे तुरंत गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल में रहते हुए भी उसने 64 साल की उम्र में अपनी वकील की 20 साल की बेटी से शादी करके सुर्खियां बटोरीं और आखिरकार 2022 में उसे बुढ़ापे के आधार पर रिहा कर दिया गया। दर्जनों हत्याएं, अनगिनत चोरियां और कई बार जेल से फरार होने वाला ये शातिर अपराधी आज आजाद है और ये पुरानी कहावत उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक अपराधी कभी बदल सकता है या ये सिर्फ एक और तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।